पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू जो था वो ज़ुआनवू सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था क्योंकि वहां जाने के बाद उसको अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत करनी थी। अपने ब्लड लाइन के प्रॉब्लम को ठीक करना था, उसको बहुत सारी चीजें हासिल करनी थी जिस चीज में उसका साथ कुछ और लोग भी देते हैं क्योंकि वो सारे के सारे लोग ज़ुआनवू सेट की तरफ ही बढ़ रहे थे। लेकिन रास्ते में आने के बाद एक गड़बड़ हो जाती है क्योंकि जिन लोगों को वो समझ रहे थे कि ज़ुआनवू सेट के एल्डर वगैरह है, असल में वो ब्लैक डिमन सेट के एल्डर थे जिन्होंने अपना रूप बदलकर शिमू और जितने भी लोग ज़ुआनवू सेट को ज्वाइन करने वाले थे ना उनको वहां पर ट्रैप कर लिया था। और उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि अगर तुम हमारे ब्लैक डिमन सेट को ज्वाइन करते हो तो ठीक है, वरना बेफिक्र हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में कोई फंस जाए तो कैसे ही यहाँ पर मना कर सकता है। इस वजह से शिमू को भी ना चाहते हुए भी ब्लैक डिमन सेट को ज्वाइन करना पड़ता है। आया था वो ज़ुआनवू सेट के लिए, लेकिन मजबूरी उसे ब्लैक डिमन सेट को ज्वाइन करवा देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ नेशन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर ये ब्लैक डिमन सेट आता है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस नेशन के अंदर ना करीब 3 मेजर सेक्ट हैं और 2 अलग तरह के सेक्ट हैं जो भी पावरफुल माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी सेक्ट वगैरह है उनमें से किसी की भी आपस में बनती नहीं है। सारे के सारे सेक्ट एक दूसरे के दुश्मन है। जितनी भी सेक्ट है ना उन सभी के बस एक एंशिएंट रेलिक होता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है और वही रेलिक उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हर सेक्ट के अंदर ना एक कॉमन चीज जरूर है क्योंकि जब दुश्मन अटैक करने के लिए आता है ना तो सारे के सारे सेक्ट एक साथ शामिल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेक्ट है उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि बारबेरियन ट्राइब है। वैसे आपस में तो सारे सेक्ट एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, लेकिन बारबेरियन जब हमला करने के लिए आते हैं ना तो सारे सेक्ट एक साथ मिलकर बारबेरियन ट्राइब के ऊपर अटैक करने को तैयार होता है ताकि अपने आप को बचाया जा सके, वरना वो बारबेरियन लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सारी जानकारी जानकर शिमू बिल्कुल हैरान रह चुका था। इसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए उसी ब्लैक डिमन सेट के गेट के पास आकर पहुंच जाता है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस गेट लग रहा था क्योंकि डिमोनिक सेक्ट है तो यहाँ पर चीजें भी तो वैसे ही होगी। वो मास्टर चिल्लाते हुए जाते हैं कि जल्दी जल्दी अंदर चलो, अपने कदम इतने स्लो स्लो क्यों बढ़ा रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। तो जैसे ये लोग सेक्ट के अंदर आते हैं ना वहाँ पर बहुत सारे सिपाही वगैरह होते हैं जो सभी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे। तो पहले के जितने भी लोग ब्लैक डिमन सेक्ट वाले थे ना वो अभी आए भी लोगों को देखकर कहते हैं कि अरे ये कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को उठाकर ले आए मास्टर ने इस जगह पर, ये तो कोई काम के लग नहीं रहे। जो मास्टर था सभी से कहना चाहता है कि देखो हमारा सिर्फ एक ही रूल है, कोई भी हमारे सेट को धोखा देने की कोशिश करे या फिर हमारे सेट का नाम खराब करने की कोशिश करे ना तो बिना सोचे उसकी जान ले ली जाती है। इसलिए हम तुमको वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ भी हमारे सेट के खिलाफ करना नहीं, वरना जानने में हम जरा भी देरी नहीं करते हैं और अगर हमारे तो गुस्सा ज्यादा ही चढ़ा होना तो तुम्हारी फैमिली को भी ढूंढ ढूंढ कर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो तुम तो मरोगे, तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेगी। इसलिए बेहतर होगा कि हमारे रूल को फॉलो करो। हमारे सेट का ये भी रूल है कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना उसको उतनी ही ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। अगर रिसोर्सेस चाहिए खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मेहनत कर दो, मेहनत से कभी पीछे मत भागना। अगर तुम्हें कोई हायर रैंक पे जाना है जैसे कि कोर डिसेबल बनना है या फिर उससे भी बड़ी पोजीशन पे जाना है तो उस पोजीशन पे जो पहले से डिसेबल है ना उसको हराना पड़ेगा। उसको अगर तुमने हरा दिया तो उसकी पोजीशन तुम्हें मिल जाएगी। यही एक तरीका होता है यहाँ पर अपने रैंक को या फिर कल्टीवेशन टेक्निक को हासिल करने का। दूसरे को मारो या उसकी टेक्निक छीन लो। क्या मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ गई? तो सारे के सारे उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ने लग गए थे। रूल तो बड़े खतरनाक थे इस ब्लैक डिमन सेक्ट के। और तुम जितने भी लोग यहाँ पर आए हो तुम लोगों के लिए 1 साल की छूट है, मतलब 1 साल के अंदर तुम अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हो, ना तुम्हें किसी से फाइट करने की जरूरत है। और अगर 1 साल के अंदर किसी ने भी तुम्हारे लोग को परेशान करने की कोशिश की ना तो हमारा पनिशमेंट हॉल जो है वो उनको सजा देगा। लेकिन 1 साल के बाद हमारा पनिशमेंट हॉल कोई सजा नहीं देने वाला। उसके बाद तुम्हें खुद के दम पर ही दुश्मनों को या कोई भी डिसेबल तुम्हारे पर अटैक करने आता है तो उसको हैंडल करना। शिमू बिल्कुल हैरान रह चुका था कि यार ये सेक्ट है कि मौत का कुआं है। यहाँ के डिसेबल ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यहाँ पर तो कोई किसी के लायक है ही नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन ही होंगे। समझो, दोस्ती सेक्ट के अंदर करना तो बिल्कुल नामुमकिन बात होगी। मास्टर बताता है कि हमारे सेक्ट के डिसेबल है ना उनको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ग्रेड ए है, ग्रेड बी, ग्रेड सी। मास्टर बताने लग जाते हैं कि देखो तुम सबको पहले टाइम के अंदर जो नए नए डिसेबल ज्वाइन हुए ना 1 साल के रिसोर्सेज अभी दिए जाएंगे जिसकी मदद से तुम 1 साल तक अपनी कल्टीवेशन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ तुम्हें एक टोकन भी दिया जाएगा। टोकन का ध्यान रखना कि अगर टोकन किसी ने भी तुमसे चुरा लिया तो फिर तुम्हारे तो लग गए। वो टोकन हमारे ब्लैक डिमन सेट का ही टोकन है, वो कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने पास ही रखना। गया तो फिर तुम भूल जाओगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इसके बाद सभी को टोकन देने की तैयारी की जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पहले के डिसेबल थे जो इसी ब्लैक डिमन सेट के थे। वो आते हैं शिमू और बाकियों के पास आकर कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हें जो टोकन मिला ना वो हमारे हवाले कर दो, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा टोकन होता है ना उसका चांस होता है ग्रेड ए के डिसेबल में अपने आप को शामिल करवाने का। तो इसलिए वो डिसेबल लोग शिमू और बाकियों से उनका टोकन छीनने के लिए आए थे। बाकी डिसेबल कहते कि आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे है जो तो हमारा टोकन मांगने के लिए आया हुआ है। तो ये सुनकर वो डिसेबल वगैरह कहने लग जाते हैं कि देखो तुम लोग यहीं पे रहने वाले हो ना और यहाँ पर हम भी रहते हैं, तुम्हारे जो घर बनाया गया वो भी यहीं पर है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये चाहते हो क्योंकि एनी टाइम हम तुम्हें परेशान करते रहे। अगर परेशान होना नहीं चाहते हो तो बेफिक्र अपना टोकन हमारे हवाले कर दो, वरना फिर समझ सकते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। वैसे भी हम तो तुमसे एक ही टोकन मांग रहे हैं ना, सबको 12-12 टोकन दिए हैं मास्टर ने, एक टोकन तो दे ही सकते हो तुम लोग। तो डिसेबल वगैरह कहने लग जाते हैं कि इससे 12 टोकन हमें दिए गए और मास्टर ने बताया कि जितने पावरफुल टेक्निक चाहिए ना उसके लिए उतना ज्यादा टोकन देना पड़ता है। तो हमें टोकन की आगे चलकर जरूरत पड़ेगी, एक तुम्हें ही दे देंगे तो हमारे पास 11 ही बचेंगे, इसमें क्या काम करेंगे हम। तो ये सुनकर वो जो डिसेबल था ना वो कहने लग जाता है सभी लोगों से कि ठीक है अगर तुम टोकन नहीं दे रहे हो ना तो यहाँ पर तुम सबको मेरे एक एक पंच को सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ऊपर एक पंच मारूंगा, जो सर्वाइव कर गया उसका टोकन नहीं लूंगा और जो नहीं कर पाया उसका टोकन छीन लूंगा।
तो बाकी डिसेबल का कहना होता है कि देखो अभी तो यहाँ पर मास्टर ने कहा था कि अगर नए डिसेबल के ऊपर कोई भी पुराने डिसेबल पर अटैक करने की कोशिश करता ना तो पनिशमेंट हॉल के मास्टर तुम लोगों को सजा देंगे। हमारे पास 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर कोई भी पुराने डिसेबल हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या पनिशमेंट हॉल से? तो डिसेबल कहता है कि देखो मैं तुम्हारी जान नहीं लेने वाला, बस एक पंच मारो। पंच तो एक टेस्ट ही होता है और मुझे नहीं लगता कि एक पंच के जरिए वो पनिशमेंट हॉल के मास्टर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो चलो तैयार हो जाओ पंच खाने के लिए। तो बताओ सबसे पहले कौन मेरा पंच खाने के लिए तैयार है? तो एक डिसेबल होता है वो कहता है कि ठीक है, एक पंच की बात है ना, मैं तैयार हूँ इसके लिए। वो डिसेबल आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मारो पंच और मैं तुम्हारा पंच रोक कर दिखाऊंगा। अगर मैं जीता ना तो तुम अपना वाला टोकन एक मुझे दे देना। बेचारा वो बंदा यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाता कि तब उससे पहले वो जो डिसेबल होता है एक ही पंच में उसको बेहोश कर देता है। मानना पड़ेगा ये डिसेबल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो डिसेबल कहना चाहते कि देखा मैंने एक ही पंच मारा है, इसको कोई और में पंच खाने के लिए तैयार है। बताओ अगला नंबर किसका लगाऊं पंच खाने में? अगर नहीं पंच खाना चाहते हो तो ठीक है, अच्छे डिसेबल की तरह मुझे अपना एक टोकन दे दो, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने, तुम्हारे साथ रह रहकर टाइम पास नहीं करना। बताओ देते हो कि नहीं देते हो? और तब वहाँ पर एक लड़की आती है और यहाँ पर आने के बाद कहना चाहती है उस डिसेबल से कि ठीक है, मुझे तुम्हारा अटैक झेलने के लिए तैयार हूँ मैं, तुम अपना पंच मुझ पर कर सकते हो। तो वो डिसेबल कहते हैं कि अरे वाह लड़की आई है, लेकिन ये मत सोचने की लड़की होकर मैं तुम्हारे पर स्लो अटैक करूंगा। मेरा पंच उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना कि मैंने उस बंदे को मारा है, तो सोच समझ कर ही आना। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इस वजह से वो डिसेबल तुरंत अपना पंच एक्टिवेट करता है और उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे वो अटैक करने वाला था ना, वो लड़की अपने ऑरा की मदद से ही उसके अटैक को रोक देती है। उसके पास कोई घंटी जैसी चीन थी उसके ब्रेसलेट में लगी हुई, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो डिसेबल दूर जाकर फेंका जाता है। तो बाकी लोग यहाँ पर देखकर कहना चाहते हैं कि अरे इस लड़की की पावर तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसा लग रहा है कि इसके पास जो ना जुआन ब्लड लाइन है, जो कि ज्यादातर लान क्लान वालों के पास होती है, और इसके पास जो हाथ में ब्रेसलेट वाला घंटी है ना, वो इतना ज्यादा यूनिक है कि उसके अंदर वो अपनी ब्लड पावर को स्टोर करके रख सकती है और उसके जरिए वो किसी भी तरह का अटैक क्रिएट कर सकती है। यही वजह से तो उस डिसेबल ने जब उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो उसकी ब्लड पावर ने उस डिसेबल को दूर उठाकर फेंक दिया और वो उसका एक बाल तक बाहर नहीं कर पाया। शिवू भी हैरान हो चुका था कि भाई साहब ये लड़की है कि क्या है, इसके अटैक तो बड़े कमाल के थे। ये भी तो अभी न्यू डिसेबल ज्वाइन हो रही है, लेकिन इसको फिर भी बहुत कुछ आता है। वो जो डिसेबल था जो सबको परेशान करा था, वो यहाँ पर कहना चाहता है उस लड़की से कि देखो तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है और तुम जैसे डिसेबल को हमारे ब्लैक डिमन सेक्ट में शामिल करके हमें बहुत खुशी होगी। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है भाषण बन हो गया, अब मैं अंदर जा सकती हूँ क्या? तो वो डिसेबल उसको अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अभी तक सिर्फ वही लड़की थी जो अंदर जा पाई थी। इसके बाद बारी आती दूसरे बंदे की, उसको भी उस डिसेबल का पंच जो था ना उसको रोकना था। वो बंदा भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद वो सीधा उस डिसेबल के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो डिसेबल कई सारे अटैक करता है, लेकिन उस बंदे की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वो भी यहाँ पर आराम से उस अटैक को रोक गया था। इस तरह से वो वाला जो डिसेबल होता है जब ये फाइट करने के लिए आया था, वो भी इस राउंड को क्लियर कर चुका था और उसको भी अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। अब तक सिर्फ 2 ही लोग अंदर गए थे, जबकि बाकियों का नंबर अभी भी बाकी था। तो इस चीज को देखकर वो को डिसेबल जो था सभी का टेस्ट लेता था, वो कहना चाहता है कि देखो जब से मैं अपनी 70% पावर को यूज कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि 100% यूज करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे सभी लोग यहाँ से अंदर चले जाएंगे। तो वो 100% पावर को यूज करता है। इस वजह से जो 2 लोग अभी तक अंदर गए थे ना, वो उसमें से 1-2 लोग भी अंदर नहीं जा पाते और मार मार कर वो सभी की हालत खराब कर चुका था। अब तो चांस ही कम लग रहा था किसी के भी अंदर जाने का, क्योंकि वो डिसेबल पूरी फुल पावर को यूज कर रहा था, तो कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता। वहीं पर हान भी खड़ी होती है और वो यहाँ पर शिमू से कहना शुरू कर देती कि शिमू क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले, तुम नहीं ट्राई करोगे इस टेस्ट को? तो शिमू सामने निकल कर आता है और कहना चाहते कि ठीक है अब मैं यहाँ पर तैयार हूँ इस कोड डिसेबल का अटैक झेलने के लिए। तो वो कोड डिसेबल कहना चाहते कि तुम में से किसी को भी ना टोकन देने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है? तुम टोकन दे सकते थे, लेकिन तुम सबको मरने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तो ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तो अब तो वो कोड डिसेबल अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर चुका था। सबसे ब्रूटल वाला अटैक वो शिमू के ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू की वजह से वो अटैक लगने वाला था। शिमू भी अपनी की एनर्जी को यूज करता है और उसकी मदद से वो अपना भी एक पंच तैयार कर चुका था। एक तरफ उस डिसेबल का अटैक आता है, दूसरी तरफ शिमू का अटैक था। अटैक इतना ब्रूटल कि दोनों के दोनों अटैक आपस में टकराते हुए खत्म हो जाते हैं। बंदा तो देखकर बिल्कुल दंग रह चुका था कि भाई साहब तूने कैसा अटैक किया, तूने मेरी 100% पावर को कैसे रोक लिया? तो शिमू कहता है कि कुछ खास नहीं किया, बस मैंने अपने की एनर्जी को यूज किया, उसके जरिए तुम्हारे अटैक को रोकने की कोशिश की और देखो तुम्हारा अटैक कितनी आसानी से टूट गया। लेकिन वो लड़का ऐसे मानने को तैयार नहीं था। वो कोड डिसेबल कहना जाता है शिमू से कि देख मुझे लगता है कि तू कोई नॉर्मल बनता है, क्या तेरे पास भी कोई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ब्लड लाइन है जिसकी पावर तुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करी? क्योंकि नॉर्मल बंदे की औकात नहीं कि वो मेरा अटैक को इतनी आसानी से रोक ले, वो भी इस लो लेवल पे होने के बावजूद। शिमू कहते हैं वो सारी बात छोड़ो, क्या मैंने इस टेस्ट को पास किया, क्या मैं अब आगे जा सकता हूँ? तो वो कोड डिसेबल कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हारे दरवाजे खुले हैं। शिमू ने भी अपना जलवा दिखाते हुए इस टेस्ट को पूरा कर लिया था। तो इस चीज को देखने के बाद ना जितने भी लोग थे वो सभी अपना अपना टोकन देना शुरू कर देते हैं कोड डिसेबल को, क्योंकि वो कोई भी यहाँ पर उससे फाइट करना नहीं चाह रहा था। जब बारी आती हान की तो वो कहना चाहती कि देखो मेरे पास ना एक भी टोकन नहीं है, तो मैं तुम्हें टोकन कैसे दूंगी? अगर तुम चाहो तो मुझ पर अटैक कर सकते हो, मैं इस अटैक को झेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखकर वो जो कोड डिसेबल होता है ना, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, अपने फुल पोटेंशियल के साथ उस हान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन वो अटैक को हान बस अपने एक हाथ से रुक जाती है। वो ऐसा पकड़ती है उस कोड डिसेबल को कि कोड डिसेबल बिल्कुल स्टॉप हो चुका था, वो हिल नहीं पाता। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये देखकर तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं उसी सीनियर डिसेबल का कि देखो एक लड़की से हार गया, ये लड़की के ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा। उस लड़की ने तो उसको ऐसा रोका है कि वो हिल नहीं पाया। हान कहना चाहती कि क्या वो सीनियर ब्रदर अब मैं अंदर जा
जा सकती हूँ क्या, मुझे अंदर जाने की परमिशन है? तो इतना कहने के बाद सीनियर ब्रदर कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकती हो अंदर। साथ ही साथ शिमू जो था ना वो सारी की सारी चीजें देख रहा था, वो हैरान रह चुका था कि ये हान ना नॉर्मल नहीं लगती है, इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ छुपा रही है। इसका सीक्रेट मुझे जानना होगा कि ये कहाँ से आती है, इसका मकसद क्या है यहाँ पर आने का, और ये मेरे साथ ही क्यों घुसे हुए रहती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद शिमू को ब्लैक डिमन सेट का ना कपड़ा पहना दिया जाता है, जो कपड़ा बहुत मस्त लग रहा था, बिल्कुल काला कपड़ा होता है और क्या ही जच रहा था उसके ऊपर ये कपड़ा, बिल्कुल धमाकेदार लग रहा होता है वो। तो जैसे शिमू आगे बढ़ता ना उसको वहाँ पर 2 डिसाइपल नजर आते हैं, ये लोग भी अभी भी ज्वाइन किए थे सेक्ट को। तो शिमू से कहते हैं कि तुम तो टेक्निक हॉल से आ रहे हो ना, तुम्हें कोई टेक्निक मेरी कितने टोकन की मिलती है वो टेक्निक। तो यहाँ पर वो दोनों डिसाइपल कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हें ना वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाता है, चाहे तुम्हारी जान खतरे में क्यों ना आ जाए, किसी को भी अपना टोकन मत देना, क्योंकि यहाँ पर टोकन ऐसे जाते हैं ना तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुमने अच्छा किया कि उस सीनियर डिसाइपल को टोकन नहीं दिया था, बस अपना टोकन बचा कर रखना, वरना तुम यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तुम जाओ एक बार टेक्निक हॉल के अंदर, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी वहाँ पर हान भी आ जाती है और शिमू से कहने लगती है कि शिमू क्या तुम टेक्निक हॉल के अंदर जा रहे हो, मैं भी वहीं जाने वाली थी, चलो एक साथ चलते ना अंदर और टेक्निक वगैरह वहाँ से खरीद लेंगे। वो हान जो थी वो अभी भी यहाँ पर शिमू का वो जो पाउच होता है ना जिसको स्टोरेज बैग बना कर रखा हुआ है, वो कहने लग जाती है कि तुम्हारा ये स्टोरेज बैग मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर, क्या तुम मुझे कभी दोगे? इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की के लिए होगा, किसी लड़की ने तुम्हें दिया होगा, कौन है वो, किस तरह की लड़की ने तुम्हें ये दिया है और इसके अंदर क्या छुपा कर रखा है तुमने? क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इसके अंदर ना फेंट फ्लावर फ्रेग्रेंस है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हर्ब होता है, उसकी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। तो क्या अभी भी तुम इसको मुझे नहीं दोगे? तो शिमू कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला, चाहे तो मुझे कितना भी मनाने की कोशिश क्यों ना कर लो। और इतना कहने के बाद शिमू वहां से आगे चलने लग गया था। इसके बाद शिमू उस टेक्निक हॉल के अंदर आ जाता है जहां पर इस ब्लैक डिमन सेट की जितनी भी टेक्निक, जितने भी आर्ट वगैरह है ना, सब कुछ यहीं पर रखे हुए। ये जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही होती है। तो शिमू यहाँ पर आगे बढ़ने लग गया था। जैसे शिमू यहाँ पर आकर नजारा देख ही रहा था ना कि तभी वहां पर उसके पास एक तोता आ जाता है, जो यहाँ पर शिमू को देखकर कहना चाहता है कि अरे वाह, बड़े दिन बाद कोई नया इंसान आया जो कि काफी टैलेंटेड लग रहा है। शिमू उस तोते को देखकर हैरान कि अबे तू बोल कैसे सकता है? तो तोता भी बताता है कि अरे मैं बोल नहीं सकता क्या, मैं तो अच्छे से बोल सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हैरान रह गया, क्या मुझे देखकर तू हैरान मत हो, यहाँ का जो बूढ़ा मास्टर है ना उसने मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रखा, मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं पाता, इसलिए मुझे यहीं पर रहना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पर इस टेक्निक हॉल का मास्टर आकर पहुंच चुका था। वो तोते से कहना चाहता है तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो तेरे को मैं एक बढ़िया वाला सूप बनाकर पी जाऊंगा। बेचारे तोते की हालत खराब हो गई थी सुनकर वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। इसके बाद मास्टर शिमू से कहता है कि शिमू तुम यहाँ पे कोई टेक्निक वगैरह खरीदने के लिए आए हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने सारे के सारे 12 टोकन को यहाँ रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 टोकन लगते हैं एक नॉर्मल टेक्निक को हासिल करने के लिए। तो शिमू कहता है कि हाँ मेरे पास पूरे 12 टोकन है, आपको जितने चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। तो मास्टर यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और शिमू से कहना चाहता है कि देखो डिसेबल को ना टेक्निक का कैटेगरी डिसाइड करना पड़ता है। मतलब एक कैटेगरी है अटैक वाली टेक्निक है जिसमें तुम अटैकिंग स्टेप को सीख पाओगे, और दूसरी टेक्निक है कल्टीवेशन वाली। तो बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें अटैकिंग चाहिए या फिर कल्टीवेशन वाली चाहिए? तो शिमू कहता है कि मुझे ना मेरी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई कोई टेक्निक चाहिए। देखो मेरी ब्लड लाइन जो है वो मुझे स्ट्रेंथ देने में काम आती है, तो मुझे ऐसी टेक्निक दीजिए जिसकी मदद से मैं अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाऊँ और मेरे ब्लड लाइन को समझने के, उसको ठीक करने के चांसेस हो। तो यहाँ पर वो मास्टर कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ब्लड लाइन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आ रही है ना, तो हमारे पास ब्लड स्कल्पचर हॉल भी है, वहाँ पर ब्लड लाइन से जुड़ी हुई टेक्निक होती है और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक खास टेक्निक यूज करना चाहिए जिसका नाम है ब्लड लाइन स्पेसिफिक कल्टीवेशन। अगर तुम उस टेक्निक को ले लोगे ना ब्लड लाइन हॉल के अंदर से, तो वहाँ जाकर तुम्हारे लिए ये फायदेमंद साबित होगा और ये तुम्हारी ब्लड लाइन को ठीक करने में काम आएगा। तुम्हारे ब्लड का सिर्फ एक बूंद लिया जाएगा और उसके बाद से तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे ब्लड के हिसाब से ना कौन सी टेक्निक तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। और अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो मेरे पास भी वो सारी की सारी टेक्निक मौजूद है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वो टेक्निक ढूंढ देता हूँ। तो मास्टर भी यहाँ पर शिमू का थोड़ा सा ब्लड निकालता है और अपने उसके पास एक ना फॉर्मेशन होता है उसके अंदर डाल देता है। जैसे उसने डाला था ना फॉर्मेशन के अंदर से हजारों टेक्निक बाहर निकल कर आती है और शिमू की जो ब्लड पावर थी ना उसको ढूंढते हुए चेक करने लगी थी कि कौन सी टेक्निक उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो काफी देर तक ढूंढने के बाद वो ब्लड लाइन जो थी शिमू की उसको 2 टेक्निक पसंद आती है। एक टेक्निक थी सेलेस्टियल आर्ट और दूसरा था डीमन एप बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट। वो जो डीमन एप वाली आर्ट था ना उसको देखकर शिमू बिल्कुल हैरान आ जाता है, क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन को रोक के रखा हुआ है वो भी एक डीमन एप ही है ना, तो क्या पता उसकी वजह से उसकी ब्लड लाइन ठीक हो जाए। तो यहाँ पर शिमू दोनों के दोनों टेक्निक को लेने के लिए ना पूरे 12 जो टोकन थे वो सब ले देता है। 6 टोकन की एक टेक्निक थी और अगले 6 टोकन की एक टेक्निक थी। एक सेलेस्टियल आर्ट और एक बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट, दोनों के दोनों शिमू के पास आ चुके थे और इन दोनों को लेकर शिमू काफी ज्यादा खुश था कि लगता है जुगाड़ हो गया, मस्त चीज मिली आज। तो इस वजह से शिमू सबसे पहले अपने कमरे के अंदर आता है और वहां पर बैठकर वो अपना कल्टीवेशन करने लग गया था। सबसे पहले वो डीमन एप बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट था ना उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। जैसे वो उसको प्रैक्टिस करा था उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल कर आने लग गई थी, लेकिन शिमू ये कहने लग जाता है कि नहीं यार, इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए ना मुझे पहले बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी चाहिए। जब तक मेरे पास ढेर सारी डिमोनिक एनर्जी नहीं होती ना तब तक कि मैं इस टेक्निक को पूरी फुल तरीके से कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, सेलेस्टियल टेक्निक जो थी ना वो मुझे मिली थी, मैं उसको पहले प्रैक्टिस करता हूँ, इस बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट को मैं बाद में कर लूंगा। तो सेलेस्टियल टेक्निक जो थी ना उसके अंदर एक खास बात ये थी कि वो अलग अलग लेयर में डिवाइड करके रखा गया था, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, और जितना जितना लेयर को बढ़ाते जाया जाएगा ना, मतलब कि पहले लेयर पे जो होगा दूसरे लेयर पे होगा, तो पहले वाले
वजह से दूसरे की पावर उससे डबल होती जाएगी और जब लास्ट में शिमू पहुंचेगा तो उसकी पावर जितनी भी लेवल को वो क्रॉस करके आया है सबको मिला के उससे डबल पावर हो जाएगी उसकी। लेकिन इस टेक्निक को भी कल्टीवेट करने के लिए कुछ पिल्स वगैरह चाहिए जो पहले यहाँ पर बॉडी को फिक्स करेंगे, उसके बाद ही कल्टीवेशन की जा सकती है। तो शिमू यहाँ से वो जो जहाँ पर पिल वगैरह मिलती है वहां पर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद शिमू को ना एक ब्लड पिल नजर आती है। शिमू कहते हैं कि अरे वाह, ये टेक्निक कमाल की लग रही है, तो एक काम करता हूँ 2-4 मैं यही खरीद लेता हूँ। तो शिमू अपने पास से कुछ पैसे निकालता है, लेकिन जैसे वो पैसे निकालता ना वो दुकान वाला कहता है कि देखो ये जो ब्लड पिल है ना इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, इस वजह से हम इसका दाम बढ़ा रहे हैं। अब तुम्हें एक ब्लड पिल मिलेगी 1000 सोने के सिक्कों से। शिमू परेशान किया, अभी तो तुमने यहाँ पर बोर्ड लगाया था 100 का, तुम 1000 कैसे कन्वर्ट कर दिए? तो दुकान वाला कहता है कि यहाँ पर एक इंसान आया है, उसने सारी की सारी ब्लड पिल को खरीद लिया, इसी वजह से हमारे पास कुछ ही बचे हुए और अब किसी को ब्लड पिल चाहिए तो उस इंसान के पास जाना पड़ेगा। तो शिमू ये देखकर हैरान हो चुका था कि कौन यहाँ पर आया। तो जैसा वो आगे बढ़कर दिखता ना उसको दिखाई देती वहाँ पर हान, जिसने ही सारी की सारी ब्लड पिल को अपने पास खरीद लिया था। हान उसे कहना चाहती कि शिमू, मैंने देखा कि तुम्हें ना ब्लड पिल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और देखो मेरे पास कितनी सारी ब्लड पिल है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जितनी चाहिए ना उतनी ब्लड पिल देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल फ्री में दूंगी, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लूंगी, लेकिन इसके बदले मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वो जो पाउच है ना वो कहाँ से आया, किसने तुम्हें दिया है, पाउच के अंदर तुमने छुपा कर क्या रखा है, बस मुझे इतना सा बता दो, मैं उसके बाद तुम्हें ढेर सारे ब्लड पिल देने को तैयार हूँ। तो शिमू कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, खुद के पैसे से एक मिलेगी तो एक भी खरीद लूंगा। हान को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि शिमू पगला गया क्या, कितनी बार ट्राई कर रही हूँ इसको अपनी जाल में फंसाने की, लेकिन ये फंसता ही नहीं, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको फंसाने का। इसके बाद शिमू को ना एक चीज के बारे में पता चलता है कि अगर इस सेट के अंदर किसी को थोड़े पैसे कमाने हैं, थोड़े रिसोर्सेज कमाने हैं ना, तो उसके लिए एक काम करना पड़ता है। मतलब सेट के अंदर छोटे छोटे मिशन आते हैं, जो भी जिस मिशन को सिलेक्ट करेगा और उसको कंप्लीट करेगा ना तो उसको उसके बदले उसको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब वो रिवॉर्ड पैसे में भी हो सकते हैं या फिर कोई रिसोर्सेस में भी हो सकते हैं। तो शिमू यहाँ पर अपने आप को ना साइन करवा लेता है कि उसको भी अगला मिशन मिलता है तो वो करेगा, अब चाहे मिशन कैसा भी क्यों ना उसको वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शिमू को पहला मिशन मिलता है ना, ये मिलता है कि उसको एक स्वॉर्ड को रिफाइन करना, मतलब एक लोहे का टुकड़ा रहेगा उससे स्वॉर्ड बनानी है, जो जितनी बेस्ट स्वॉर्ड बनाएगा ना उसी को रिवॉर्ड मिलेगा और वही ये मिशन कंप्लीट करेगा। तो शिमू और हट्टे कट्टे जो लोग थे ना वो सभी तैयार हो जाते हैं अपने अपना स्वॉर्ड बनाने के लिए। सबसे पतला तो शिमू ही दिख रहा था। हान भी वहां पर आकर पहुंच जाती है और शिमू से कहना चाहती है कि क्या यार शिमू, कितना इस स्वॉर्ड को रिफाइन करते जाओगे, तुम कितनी भी स्वॉर्ड बना लो 200-300 रुपए से ज्यादा सिक्के तुम्हें नहीं मिलेंगे, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी उस ब्लड पिल को खरीदने में। घंटों तक ये काम चलता है। जितने भी लोग थे ना सभी के सभी यहाँ पर बेहोश हो चुके थे, उनकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शिमू अभी भी यहाँ पर खड़ा था। वो यहाँ पर किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारने वाला, उसको ये मिशन जीतना था और बहुत सारे रिवॉर्ड हासिल करने थे। तो इस चीज को देखकर वो जो हान होती वो सभी जो कंटेस्टेंट थे ना उनसे कहना चाहती कि देखो तुम्हें खड़ा होना है और शिमू को हराना है, जो भी इस शिमू को हराएगा ना मैं अपनी तरफ से उसको 30,000 सोने के सिक्के दूंगी। तो ये सुनकर जितने भी लोग थे वो सभी वापस से हिम्मत करके खड़े हो जाते कि अरे वाह 30,000 मिलेंगे हम तो ये राउंड जीतने के बाद भी 30,000 नहीं मिलने वाले थे, अब तो हम किसी भी हालत में ये राउंड जीत कर रहेंगे और शिमू को हरा कर दिखाएंगे। तो वो सभी वापस से मेहनत करना शुरू करते हैं। दिन से रात हो गई थी और रात से फिर शाम होने लग जाती है। अभी तक ये काम चल रहा था, शिमू अभी भी यहाँ पर उस स्वॉर्ड को बनाने में लगा हुआ था। बाकियों की हिम्मत जवाब दी जाती है लेकिन शिमू रुकने वाला नहीं था। शिमू के साथ साथ अभी सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है जो यहाँ पर उसको चैलेंज करने के लिए खड़ा था, लेकिन बाकियों की तो हालत खराब हो गई थी। वो बंदे की भी हालत खराब ही थी, उसको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए जैसे हथौड़े को उठाता है वो भी वहां से गिर जाता है। वो कहना चाहता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये शिमू इंसान नहीं है, इसको हराना नामुमकिन है, इसको तो कोई मास्टर भी नहीं हरा सकता स्वॉर्ड बनाने में, तो मेरी क्या औकात है। इस तरह से शिमू जो होता है ना ये वाला मिशन जीत जाता है। उसने सबसे बेस्ट स्वॉर्ड बनाई और सबसे कमाल की स्वॉर्ड बनाते हुए वो आखिर तक खड़ा रहा। इस वजह से उसको बहुत सारे सिक्के मिलते हैं और रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं, जिसको लेकर वो आराम से उसी हान के सामने से चला जाता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा, कभी भी नहीं। हान मन में सोचने लग जाती कि नहीं ये शिमू ना कुछ नॉर्मल तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस इंसान है, मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, मैं देखना किस तरह से शिमू को अपनी जाल में फंसाती हूँ। इसके बाद शिमू वही ब्लड पिल खरीदता है और उसके जरिए वो यहाँ पर अपना जो सेलेस्टियल आर्ट था ना उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे शिमू यहाँ पर प्रैक्टिस करा था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो एक बार फिर से विजन देख पाता है जहाँ वो अपने स्पेशल वर्ल्ड को देखता है और वहाँ पर एक मास्टर बैठा हुआ था और उसी के सामने वो मंकी की स्पिरिट होती है जिसने शिवा की ब्लड लाइन को दबा कर रखा हुआ है। तो ये भी विजन देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि वो जो मास्टर था ना वो मंकी स्पिरिट के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था, मानो कि मंकी स्पिरिट का वो मास्टर हो और उसी से मंकी स्पिरिट ने ट्रेनिंग ली है। ये मंकी बड़ा ही मिस्टीरियस है और ये मास्टर भी अब नया हमको देखने मिल गया, तो मास्टर भी बड़ा मिस्टीरियस होगा। ये दोनों है कौन, क्यों शिमू के अंदर आ चुके हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यही है जो शिमू को अलग बनाते हैं सभी से। शिमू वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करता जाता है। प्रैक्टिस करते करते ही उसने काफी हद तक वो जो सेलेस्टियल आर्ट था ना उसको सीख लिया था। वो शिमू कहना चाहता है कि सेलेस्टियल आर्ट डायरेक्ट मेरी सोल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है और सोल से मेरे कॉन्शियसनेस के अंदर जा रहा है, जिसने मेरे शरीर को पूरी तरह से एक मानो पत्थर का बना कर रख दिया है। जैसे यहाँ पर शिमू को कल्टीवेशन पूरी करता है ना वो इतना ब्रूटल अटैक देकर मार पा रहा था किसी भी चीज के ऊपर कि सामने रखा हुआ पहाड़ भी टूट जाता है। अब उसके एक अटैक से एक पहाड़ को तोड़ना बिल्कुल आसान बात हो गई थी। शिमू ये देखकर हैरान हो चुका था कि वाह मजा ही आ गया, मैंने सेलेस्टियल आर्ट के फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि मेरे पास सेलेस्टियल आर्ट का फर्स्ट लेयर कल्टीवेट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। शिमू तो खुशी से बिल्कुल नाच चुका था कि अब तो मेरा काम हो गया। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।